आगे क्या लेंगे, ये तो पीछे के नहीं, आगे फैसले हमने हमारे घोषणा पत्र में दिखाई है कि हम यूसीसी लाएंगे, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, 70 साल के हर बुजुर्ग को दवाइयों के खर्चे से हम मुक्त कर देंगे, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हर परिवार को घर देने का हमने वादा किया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया, अब हर घर में पाइप से गैस पहुंचाना है, बाकी बचे हुए घरों में नल से जल पहुंचाना है, हर घर पर पीएम सूर्य घर योजना लागू कर उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुक्त कराना है, और 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। ये कोई छोटी चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी 70 साल में इतना नहीं कर पाई जो हमने 5 साल का वादा किया है, और हमने जो 10 साल में किया है वो कांग्रेस पार्टी 55 साल में नहीं कर पाई। इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का। बीजेपी के 3 आइडियोलॉजिकल बिंदु थे जो कि कई सालों से मैनिफेस्टो में थे, यूसीसी, आर्टिकल 370 और राम मंदिर। 2 हो चुके हैं, तीसरा आप कह रहे हो कि आप कर दोगे। क्या आपको लगता है उसके बाद जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन बीजेपी का था कि हमारा ये आइडियोलॉजी है, ये हमारे वायदे हैं, क्योंकि वो वायदे ही आपने पूरे कर दिए? नहीं, हमारा सबसे बड़ा वायदा तो महान भारत की रचना का है, सबसे बड़ा वायदा ही ये है। मगर आपको वही बड़ा दिखता है जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो, टीआरपी बढ़े। सबसे बड़ा काम महान भारत की रचना का है, जो मोदी जी ने कहा है कि 2047 में जब आजादी समाप्त हो, शताब्दी आजादी की मनाई जाएगी, आजादी की शताब्दी समाप्त होने के पहले हर क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत नंबर 1 होगा। ऐसे भारत की रचना 130 करोड़ लोगों का आज संकल्प भी है, स्वप्न भी है और पुरुषार्थ का रास्ता भी है। जैसे काशी और मथुरा में जो विवाद है, जिस तरीके से अयोध्या में आपने सुलझाया, क्या काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह आपके लिए प्राथमिकता रहेगी? देखिए, कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट को इसका फैसला करना है। पार्टी के लिए आइडियोलॉजिकल प्रायोरिटी नहीं है? नहीं, कोर्ट में मामला है भाई, पार्टी की प्रायोरिटी क्या काम में आ सकती है? हमारी प्रायोरिटी राम मंदिर भी था, जब सॉल्यूशन आया तो हमने फट से बना दिया। जब यहां सोल्यूशन आएगा तब उसके बाद आप देखेंगे, उससे पहले कोई आंदोलन की बात नहीं है? नहीं, आंदोलन की किसी ने बात की ही नहीं, आपके दिमाग में ही है खाली। सर, अगर हम भाजपा के संकल्प पत्रों और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, अरे यार ऐसी कंपेरिजन मत। हमारा संकल्प पत्र होता है, उनका घोषणा पत्र होता है, दोनों में बड़ा, शब्दों में ही बड़ा अंतर है। कांग्रेस कहती है कि हम राइट टू अप्रेंटिसशिप लॉ लेके आएंगे, हम जॉब्स में रिजर्वेशन देंगे, और साथ ही साथ हमारी कोशिश यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पर कि उनका कहना है कि बीजेपी का उतना फोकस नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। वो कहते हैं कि बीजेपी जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को सीरियसली नहीं लेती। भाई ऐसा है, 10 साल में क्या किया वो हिसाब दे दे पहले, चलिए आगे का तो जाने दो, दादा दादी का, नाना का, ये सब जाने दीजिए। 10 साल में क्या किया? सोनिया मनमोहन की सरकार थी, देश के अर्थतंत्र का भट्ठा बिठा दिया, 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया, आंतरिक सुरक्षा छिन्न भिन्न कर दी, देश की सीमाओं को असुरक्षित कर दिया, आतंकवाद चरम सीमा पर था, नक्सलवाद चरम सीमा पर था, देश की जनता को विश्वास ही नहीं था कि कोई सरकार देश में चल रही है। कौन इनके वादे पर भरोसा करेगा? राहुल सर, पिछली दफा जब आपसे चर्चा हुई थी तब बीजेडी और बीजेपी के अलायंस को लेकर चर्चा हो रही थी, आपने कहा आगे चल के देखेंगे। आखिरकार पार्टी ने क्यों यह फैसला किया कि नवीन पटनायक की पार्टी से उड़ीसा में हमें अलायंस नहीं चाहिए? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं की एक स्टॉन्च राय थी कि ओडिया भाषा, ओडिया कल्चर और उड़ीसा राज्य के प्राइड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग से लड़ना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं का, और मैं मानता हूं कमोबेश उड़ीसा की जनता का बड़ा स्टॉन्च राय था, तो हमने इस राय पर आगे बढ़े हैं। हम उड़ीसा की जनता को विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा के विकास का भी हमें जिम्मेदारी दें, और देश भर में जहां जहां मोदी जी ने विजय प्राप्त करी है वहां विकास की स्पीड रात दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है।
उड़ीसा में भी बढ़ी। पर क्या आप मानेंगे जो मिक्स सिग्नलिंग गई, कंफ्यूज मैसेजिंग था कि लड़ रहे हैं या साथ में, इससे उड़ीसा की जनता अब थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये वाकई में लड़ते हैं या पीछे इनकी कोई अब setting? कहाँ वाकई में लड़ते, पीछे पीछे का सवाल है भैया। पर्चे डाल दिए सामने, चुनाव लड़ रहे हैं हम, नवीन बाबू के सामने हम लड़ रहे हैं, हमारे सामने वो लड़ रहे हैं। अब कहाँ कंफ्यूजन रहा। पर मिक्स मैसेजिंग गई उड़ीसा के वोटर्स में। नहीं, वो आपके दिमाग के अलावा कहीं मिक्स मैसेजिंग नहीं है। सब जगह क्लियर कि सामने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सर महाराष्ट्र आते हैं, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ हद तक सिंपैथी जो ओरिजिनल पार्टी थी, शरद पवार की हो या उद्धव ठाकरे की हो, वो हो, ऐसे में महाराष्ट्र सबसे कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट है कि आखिरकार वहां पे अलग अलग फेजेस में किसको देखिए, और आप कितना देश को स्टेटों के मामले में बांटकर मत देखिए। देश की जनता परिवारवाद को रिजेक्ट कर चुकी है, आप मेरी बात मान कर चुके हैं। देश के युवाओं को अपनी जगह चाहिए राजनीति में। देश के मेरिट्स वाले युवाओं को जगह चाहिए। जन्म किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। स्किल बढ़ाना, पढ़ना, अभ्यास करना, फैसले लेना और पुरुषार्थ करना किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। जन्म तो ईश्वर तय करता है, नियति तय करती है। इसके आधार पर अगर व्यक्तियों को बड़ा और छोटा बनाना है, ये व्यवस्था अलोकतांत्रिक है और देश की जनता इसको रिजेक्ट कर चुकी है। और हम पर आरोप लगाते कि हमने उनकी पार्टी तोड़ी। मुझे एक बात बताओ, अपने बेटे की जगह उद्धव जी एकनाथ जी को पसंद करते थे, पार्टी टूटती क्या? बेटी की जगह अगर अजित पवार जी को पसंद करते तो पार्टी टूटती क्या? अपने बेटे बेटियों के कारण उन्होंने अपनी खुद की पार्टी तोड़ी है और आरोप हम पर लगा रहे हैं। भाई जिसका राइट था उसको दे देते।